हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं रिवीजन लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का। और बाइनोमियल थ्योरम अगर गए तो थोड़ा सा वन ऑफ द ड्रेडेड टॉपिक्स है, जिससे थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जिनसे आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। हाँ, कुछ पोर्शन सर्टेनली ऐसे हैं कि जो कि मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से दिखते हैं, है ना, कई बार समझना थोड़ा सा या फिर उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चंस में। बट मतलब हमें सबसे पहला टारगेट यही करना चाहिए ऐसे चैप्टर्स में कि हमारे पास जो पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ से स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, उनको हम पहले ग्रेस्प करने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा हम उनको बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद अपन बाकी के पोर्शंस के ऊपर वर्कआउट करें, ठीक है। तो रेदर देन सेइंग कि मतलब अगर मान लीजिए आपको 20% या 30% चीज़ों में आपके प्रॉब्लम है चैप्टर की, तो आप वो पूरा चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उन सब टॉपिक्स से थोड़ा घबरा सकते हो, उस पर वर्कआउट कर सकते हो, वो बात ठीक है। लेकिन बाकी 70% जो है उसको आप कमांड करने की कोशिश करो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब हम उनको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाते हैं एग्जाम टाइम के अंदर में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम का खैर अपन स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के जो एक्सप्रेशन है उससे ही स्टार्ट करेंगे। x प्लस ए रेज टू पावर n, ठीक है, या फिर अपन x प्लस वाई की पावर n के टर्म्स में लिख लेते हैं। x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है समेशन ओवर n सी आर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, जहाँ r आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से n तक। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो दिस इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ n+1 टर्म्स, बिकॉज आपका r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके n तक वेरी कर रहा है। तो टोटल आपके पास कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं। तो x प्लस वाई की पावर n का जब आपने एक्सपेंशन लिखा तो आपके पास एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स आए, n+1 टर्म्स आए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप x माइनस वाई की पावर n लिखते हो तो उसमें क्या होगा, तो n सी आर x की पावर n माइनस आर माइनस वाई की पावर r हो जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। r इक्वल टू 0 से लेके n, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, -1 की पावर r n सी आर n x की पावर में आपके पास n माइनस आर और y की पावर में r, यही बन गया, ठीक है। r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। अब इसमें अगर आप देखो तो जो x और y की पावर्स हैं उनका सम कैसा रहता है, हमेशा n के बराबर होता है। x और y की पावर्स का सम हमेशा कैसा होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से हम दो रिजल्ट्स और देख लेते हैं, x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n का सम कितना है। तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो आप देखो r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग -1 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, जो ये था वही ये भी है अभी, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या आएगा, दोनों का एडिशन जब करोगे तो nc0 2 टाइम्स आ जाएगा, x की पावर में n माइनस आर, मतलब r की जगह 0 रख रहे हैं, और y की पावर में 0, ठीक है, प्लस r इक्वल टू 1 रखोगे तो दिक्कत रहेगी। r इक्वल टू 1 रखा तो -1 की पावर 1 यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो r इक्वल टू 1 वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसी हो गई, निगेटिव हो गई, दोनों कैंसिल आउट हो गए जब आपने दोनों का एडिशन किया, ठीक है। वहीं पे आप अगर r इक्वल टू 2 रखोगे तो फिर से आपको 2 बार मिल जाएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव और -1 की पावर 2 भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो nc2x की पावर n माइनस 2y स्क्वायर, nc4x की पावर n माइनस 4y की पावर 4, और इस तरीके से करके आपके पास आगे की टर्म्स हैं। तो x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, ठीक है, ये आपका दोनों का सम हो गया, जो कि एक मतलब एक्सप्रेशन है जिसमें कि आपके पास क्या क्या टर्म्स हैं, C0, C2, C4, C6, इस तरीके की टर्म्स हैं, जहां तक भी पॉसिबल रहे वो सब, और उनका ट्वाइस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यही चीज डिफरेंस के टर्म्स में लिखते हो तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा फिर से। लेकिन r इक्वल टू 0, 2, 4 जो यहाँ पे बचे रह गए हैं वो सब इस बार क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, nc1 x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1, nc3, ठीक है, nc5 x की पावर n माइनस 5, y की पावर 5 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपके पास बची रह जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो बेसिक एक्सपेंशन वाली चीज़ें हो गई, और उससे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आप करते हो जो, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि आपके पास x प्लस वाई की पावर n है,
ठीक है, इसको आपने लिखा समेशन ओवर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, आर आपका कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से n तक वेरी करता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि टी एन प्लस वन, ठीक है, या फिर सॉरी टी एन प्लस वन नहीं बल्कि टी आर प्लस वन। ठीक है, आर प्लस वंथ टर्म को हम यहाँ पे जनरल टर्म कहते हैं, टी आर को नहीं, आर प्लस वंथ टर्म को कहते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा लिखना याद रखना ज्यादा इजी रहता है। तो टी आर प्लस वन आपका कितना आता है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर में आर, ये आपका टी आर प्लस वन है। ओके, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर में एन माइनस आर वाई की पावर में आर। ठीक है, खैर ये सारी चीजें तो अब मतलब छोटी सी बात है कि एन सी आर क्या होता है आपका, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी को याद होगा, बट फिर भी एक बार को लिख लेते हैं कि एन सी आर आपका एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, और इसी के वजह से जब आप एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाते हो तो इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो x और y बराबर हो और या तो x आपका n माइनस वाई के बराबर हो, तब भी चल जाएगा। मतलब x प्लस वाई अगर n हो जाए तो भी ठीक है, और x इक्वल टू वाई रहे तब तो है ही। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया, और इस बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड हमने एक दो चीजें लिख ली हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा, जनरल टर्म से रिलेटेड आपके पास और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, इस तरीके का एक्सपेंशन है, तो उसमें फिफ्थ टर्म बताओ, तो r की जगह आप 4 रख करके निकाल लोगे t5। ध्यान रहे t5 अगर निकालना है तो आपको r को 5 नहीं रखना है, 4 रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि भाई कोफिशिएंट जो है आपका सपोज फिफ्थ टर्म का और 8th टर्म का दोनों बराबर हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर t5 और t8 बराबर हैं, तो वहां पे आपको t5 लिखना है, t8 लिखना है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, अब एक और चीज इस फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम एंड की बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी सीरीज में n+1 टर्म्स हैं, ठीक है, इस सीरीज में आपके पास कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स, तो एक चीज होती है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंड वाली बात करते हैं हम, कि फ्रॉम स्टार्ट कौन से नंबर की टर्म है, फ्रॉम एंड कौन से नंबर की टर्म है ना। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा जो टी आर प्लस वन होता है, ठीक है ना, टी आर इनफैक्ट स्टार्टिंग से rth टर्म जो होता है वो एंड से कौन से नंबर का टर्म होगा, तो n माइनस आर प्लस 2 नंबर का टर्म हो। ठीक है, तो कभी भी आपसे कहा जाए कि एंड से 7th, ठीक है, तो एंड से 7th का मतलब क्या है कि योर n माइनस आर प्लस 2 इज 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करने की सोच सकते हो कि r आपका क्या होगा। स्टार्टिंग से देखने में दिक्कत, मान लो एंड से देखने में दिक्कत हो रही है, तो स्टार्टिंग से अपने देखेंगे कैसे, अपन बोलेंगे कि योर n माइनस आर प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 7, और उसके बाद हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्टिंग से rth या फिर एंड से n माइनस आर प्लस 2th, ये दोनों चीजें आपकी बराबर होती हैं। तो ये जो आपने जनरल टर्म लिखा या r+1 टर्म लिखी, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है कि कोई एक एक्सपेंशन है, उसमें x³ का कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 2x² प्लस 5x रेज टू पावर 18, इसमें x³ का कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक बार को कि जनरल टर्म आपका क्या होगा, 18 मतलब tr+1 क्या होगा, 18cr और 5/x की पावर में r। ठीक है, तो आपका बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है, 18cr 2 की पावर 18 माइनस r 5 की पावर r, ये सब तो खैर कॉन्स्टेंट्स है ना। x की पावर में आपके पास इफेक्टिवली कितना आया, 36 माइनस 3r। अब आप अगर कह रहे हो कि 36 माइनस 3r, ठीक है, की जगह पे क्या होना चाहिए, x³ का कोफिशिएंट चाहिए था आपको। दैट मीन्स यू वांट सम r सो दैट दिस 36 माइनस 3r इज इक्वल टू 3। तो सिंपल सी बात है कि 36 माइनस 3r इज इक्वल टू 3 आपका कब होगा, जबकि r की वैल्यू आपकी 11 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब कि आपका कोफिशिएंट यहाँ से आ गया 18 से 11, 2 की पावर 7, 5 की पावर में 11, यहाँ से निकल करके आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर आप x² का कोफिशिएंट निकालने की सोचोगे तो 36 माइनस 3r इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और तब आपका r कैसा आएगा, फ्रैक्शनल आएगा, क्योंकि r आपका कोई इंटीजर नहीं आ रहा है,
ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि r अगर फ्रैक्शनल है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, r अगर आपका फ्रैक्शनल है, सॉरी, तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा एक्चुअल r एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई r की वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी r की वैल्यू जो है हमेशा कैसी होगी, इंटीजर ही होगी। लेकिन अगर r ऐसा कोई इंटीजर मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, नो सच r एग्जिस्ट। अगर r ही नहीं एग्जिस्ट करता तो ऑब्वियसली ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है आपका कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हो कि जो एक्सप्रेशन बनने या फिर जो टर्म आप बनाना चाहते हो वहां पे आपके पास x की पावर कितनी हो, 0 हो, उसको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं कि कांस्टेंट टर्म, है ना। तो वो क्या चाहते हो आप वहां पे कि x की जो पावर है वहां पे कितनी हो, 0 के बराबर। तो इसका मतलब उस टाइम पे आप क्या चाहोगे, यहाँ पे इस केस में कहें तो 36 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 12 रखने से आपके पास जो टर्म आ जाए वही आपका आंसर है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए 36 माइनस 3r की जगह ये होता 35 माइनस 3r, तो 35 माइनस 3r अगर आप इक्वल टू 0 करने की सोचते तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 35 माइनस 3r 0 हो जाए, ऐसा कोई इंटीजर r एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इंटीजर r नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स उस एक्सपेंशन में कोई भी इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, इतनी बात। अब इन्हीं चीजों को कंबाइन करके हमसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 5 बाई एक्स, ठीक है, या 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स की पावर 18, ठीक है। इसमें आपको निकालने हैं, मान लीजिए कि आपके कांस्टेंट टर्म्स या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कह लो और कोई अदर भी कह दिया जाए, मान लो कि x क्यूब के कोफिशिएंट कितना होगा या कुछ भी ऐसा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो सबसे पहले तो ये वाली जो टर्म है इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो जैसे आप बचपन में आप मल्टीप्लिकेशन करते थे उस एंगल से सोचना पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई टफ सी चीज़ है, ठीक है। वो बचपन वाला अलजेब्रिकल मल्टीप्लिकेशन विद दैट काइंड ऑफ पेशेंस अगर आप करो तो ये मतलब आप कर सकते हो आसानी से। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और ये क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स रेज टू पावर 18, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x की पावर 0 का आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, तो x क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, x क्यूब को आप कुछ टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो x की पावर 0 कौन देगा, कैसे मिलेगा, जब यहाँ x क्यूब है उसको यहाँ पे किस टर्म से, भाई इसके एक्सपेंशन में 19 टर्म्स हैं, तो हम कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें, किस टर्म से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि आपके पास x की पावर 0 क्रिएट हो जाए। तो ऑब्वियसली इसके एक्सपेंशन में जो 19 टर्म्स हैं उनमें से मैं क्या खोजने जाऊंगा कि x की पावर 3 अगर यहाँ पे था तो यहाँ x की पावर -3 कब बन रहा है। वैसे ही x की पावर, जैसे ये x की पावर -3 है ना, तो मैं यहाँ से क्या खोजने जाऊंगा कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। वैसे ही x अगर यहाँ पे है तो यहाँ से मैं क्या खोजूंगा कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है। 1 बाई एक्स के लिए मैं क्या खोजूंगा, यहाँ से x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है। अगर ये सभी एक बार निकल जाते हैं तो फिर हम टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जाएंगे। तो आपको क्या क्या जरूरत है, एक्स क्यूब को जरूरत है इसके x की पावर -3 की, तो पहले अपन वही देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने यही वाला एक्सप्रेशन लिख रखा था, तो ऑब्वियसली इसकी जनरल टर्म ये है। आप क्या चाहते हो कि आप इसके x की पावर -3 को देखना चाहते हो कि इसके x की पावर -3 का कोफिशिएंट क्या है। तो दैट मीन्स कि आप चाहते हो इस बार की 36 माइनस 3 यार, ये किसके लिए, x की पावर -3 का कोफिशिएंट खोजना है, विच विल बी यूज्ड टू मल्टीप्लाई x क्यूब। तो 36 माइनस 3 यार आपका -3 हो जाए, इसका मतलब r की वैल्यू 13 हो, तब ऐसा काम चलेगा, ठीक है। -3 के बाद आप 1 बाई एक्स क्यूब है, तो आप क्या चाहोगे, यहां से x क्यूब चाहोगे। तो x क्यूब का कोफिशिएंट अगर आप निकालने लग गए तो 36 माइनस 3r इज इक्वल टू 3, मतलब r इक्वल टू आपको 11 चाहिए। अगर आप यहां से x की बात करते हो, ठीक है, यहां से x उठाते हो तो इसमें से क्या चाहिए, x की पावर -1 चाहिए।
तो अगर आप x की पावर -1 खोजने जाओगे तो 36 - 3r इज इक्वल टू -1, ठीक है। और इसका मतलब कि r कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब इंटीजर नहीं है तो r भी नहीं है, ठीक है, काम का आपने। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा। और सिमिलरली 1/x को या 3/x को यहाँ से क्या चाहिए, x की पावर 1 चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x की पावर 1 का मतलब क्या हुआ कि अगेन r विल बी फ्रैक्शनल। तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, आपके पास ये दोनों टर्म्स हैं केवल, ठीक है। तो आप क्या दे रही है, x³ का कोफिशिएंट 1, और यहां से आपने जो उसके काम के लिए टर्म निकाला x की पावर -3 का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो r इक्वल टू 13 रखने से पता चलेगा कितना आएगा वो। r इक्वल टू 13 से लिख ही लेते हैं एक बार। 18c 13 2 की पावर में 5 और 5 की पावर में 13, और वैसे ही यहाँ पे 18c 11 2 की पावर में 7 5 की पावर में 11, ठीक है। तो आपके x³ को, मतलब x³ का कोफिशिएंट 1 है, उसको ये चाहिए, मतलब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो उसका 18c 13 2 की पावर में 5 5 की पावर में 13, और यहाँ पे आपका 1/x³ का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, उसको क्या चाहिए, x³ का कोफिशिएंट, तो -18c 11 2 की पावर 7 5 की पावर में 11, ये आपका कोफिशिएंट मतलब बन जाएगा, या फिर कहें कांस्टेंट टर्म यही होगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म के लिए हमने ये सारी मेहनत करी है, किसी अदर कोफिशिएंट को पूछ लेता कि भाई हमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, तो हम x की पावर 6 निकालने लग जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप हर बार यहाँ पे x³ है तो आप यहाँ से क्या खोजते हैं, x³ का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1/x³ है तो इसमें से क्या खोजते हैं, x की पावर 9 का कोफिशिएंट, यहाँ पे x है तो आप इसमें से क्या खोजते हैं, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप x की पावर 6 सभी जगहों से क्लब करते, ऐसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्या कहते हैं अपन, जनरल टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको इस एक के एक्सपेंशन में बताना है कि कितने ऐसे टर्म्स बनेंगे जो कि इरेशनल होंगे, ठीक है, या रैशनल होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 46 हैं। फिर हमने कहा कि भाई इसका जो जनरल टर्म आएगा आपके पास tr+1 वो कितना आएगा, 45cr 4 की पावर 1/5 रेज टू पावर 45 - r और 7 की पावर 1/16 की पावर में r। दैट मीन्स कि इसको अगर क्लब करके लिख लें तो 45cr 4 की पावर में 45 - r/5 और 7 की पावर में r/16 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें से भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9 - r/5, ठीक है। तो बेटर ये रहता है हर बार इस तरीके के क्वेश्चंस में कि जो आपके बेस थे, जैसे यहाँ 4 है 7 है ना, तो 4 और 7 जो है मतलब दोनों ही कैसे हो, प्राइम हो तो बेस्ट है। जैसे 7 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, 4 को फर्दर लिखा जा सकता है 2², तो आप सबसे पहले इसको अपने इन्वॉल्व जो प्राइम्स हैं उनमें इसको ब्रेक कर लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 45cr 4 की पावर में, ठीक है, सॉरी 2 की पावर में 18 - 2r/5, यही लिखोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 की पावर में r/16। तो राइट नाउ व्हाट यू वांट, 18 - 2r/5 जो है आपका वो कैसा हो जाए, वो आप चाहते हो कि एक इंटीजर हो, तभी तो इरेशनल नहीं रहेगा, और r/16 ये वाली टर्म भी एक इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो r/16, और इसमें क्या होता है, कई बार अपन r = 0 का रोल भूल जाते हैं, अपन खोजने लगते हैं कि कब होगा कब होगा, r = 0 भूल जाता है हमें, तो r = 0 को एक बार को ध्यान में रखना, वो मिस ना होए। तो ऐसे r हमें चाहिए जिससे कि आपका ये टर्म भी इंटीजर हो जाए और ये टर्म भी इंटीजर हो जाए। तो अपन अगर देखें तो r = देखो 0, ठीक है। इसके लिए देखते हैं कि 2r/5 आपका इंटीजर कैसे कैसे होगा। तो r की जगह पे आपको क्या चाहिए, कुछ इंटीजर ही रखोगे ना, तो 2r/5 इंटीजर कैसे हो सकता है, तो r = 0 से हो सकता है, फिर इसी तरीके से r = 5 से हो सकता है, r = 10 से हो सकता है, r = 15 20 25 30, है ना, 35 40 और 45 से आपके पास ये टर्म जो आएगी वो एक पावर जो है इंटीजर आ जाएगी, ठीक है। और इसके लिए अगर देखें तो r = r/16 इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से काम बन सकता है, 16 से हो सकता है, 32 से हो सकता है, उसके आगे तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि r/45 से तो छोटा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे r खोजने थे जिससे कि आपके दोनों टर्म्स का काम हो जाए, दोनों इंटीजर हो जाए। तो ऐसे कॉमन r ऐसे कौन से मिल रहे हैं आपको,
तो सिर्फ एक ही कॉमन r है, वो है 0, और तो कोई ऐसा टर्म मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म बनेगी वो तो रैशनल होगी, लेकिन उसके अलावा हर एक टर्म आपकी कैसी होगी, इर्रेशनल होगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में जो आएंगे वो 46 आते, जिसमें से एक टर्म आपकी कैसी है, रैशनल है, बाकी 45 टर्म्स आपकी कैसी हैं, इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ रैशनल और नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म होता है आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में ऐसा कोई खास मेहनत की बात रहती नहीं है। मिडिल टर्म आपका क्या स्टेट करता है, मिडिल टर्म जैसे मान लीजिए कि इसी का एक्सपेंशन है ना, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं आपके पास, 46 टर्म्स हैं। तो अगर 46 टर्म्स आप लिखोगे T1 T2 T3 T4 अप टू T46, तो आपको मिडिल में क्या दिखाई देगा, मिडिल में आपके पास दो टर्म्स होंगी ना। जैसे मान लीजिए आप T1 से T6 तक की टर्म्स लिखते हो, तो मिडिल में क्या है आपका, T3 थोड़ी ना, मिडिल में क्या है आपका, T3 और T4 दोनों हैं, दो टर्म्स मिडिल टर्म हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पास मान लीजिए 5 टर्म लिखते हो T1 से T5 तक, तो मिडिल टर्म आपका क्या होगा, कौन सा वाला होगा, T3 होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास मिडिल टर्म के लिए आप मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला याद रखने की तो जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा सोच सकते हो कि अगर n आपका ऑड है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n की बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म ऑफ x प्लस वाई की पावर n, तो n अगर आपका ऑड है, ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे, और n+1 फिर कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हो गए, इवन हो गए। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास दो मिडिल टर्म्स आएंगे। कौन कौन से, एक तो आएगा आपका n/2, ठीक है, जैसे आपने T6 तक की बात करी तो आपने कहा कि कौन कौन सा आएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा। अगर n5 लेते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, थर्ड और फोर्थ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहें तो n+1/2 और n+3/2 ये दोनों टर्म्स जो होंगी आपकी वो मिडिल टर्म होंगी। और अगर आपका n इवन है, दूसरा केस, अगर n आपका इवन है, जैसे कि n मान लीजिए आपका 4 है, तो ऐसे केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितने होंगे, 5 होंगे। और फिर मिडिल टर्म क्या होगी आपके पास, मिडिल टर्म होगी आपके पास 5 + 1/2, मतलब n+1 टर्म्स होते, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया बाई 2, मतलब ये आ गया n/2 + 1 या n+2/2, ये आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो खैर इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा इसको सोच लो कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी एक्सपेंशन में 40 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, 20 और 21। और अगर 43 टर्म्स हैं तो इसका मतलब मिडिल टर्म कौन सी होगी आपकी, 22nd वाली जो होगी, ठीक है, वही मिडिल टर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जो हम जिस तरीके से उस रिजल्ट तक जाते हैं, वही रिजल्ट हमारा फिर ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट, उनके डिस्कशन में आपका यूज होता भी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ऑल्दो सबको पता है कि अगर 20C0 से 20C20 तक लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन होगा, 20C10 होगा, पता होगा, ठीक है। कि आपके पास अगर मिडिल वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हीं का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब वही कोफिशिएंट जो होता है वही आपका लार्जेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपका 21C0 से 21C21 में सबसे बड़ा कौन आएगा, तो 10 और 11 आएंगे जो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 20 तक था तो 20C10 जो है अकेला लार्जेस्ट टर्म होगा। कुछ उसी तरीके का यहाँ पे भी है आपके पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या हो जाता है आपके पास कि अगर n इवन है, ठीक है, इफ n इज इवन, ठीक है, तो अगर n आपका इवन है तो ऐसे केस में NCn/2, ठीक है, यही आपकी लार्जेस्ट टर्म हो जाती है। और अगर n आपका ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो आपके पास कितनी, दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होती हैं। एक होता है आपके पास NCn/2, सॉरी NCn-1/2 और NCn+1/2। ऑब्वियसली दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूमेरिकली एंड अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स की। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूमेरिकली और अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है,
अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली लीस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट भी इसी तरीके की चीज़ रहेगी। तो अगर यहाँ पे देखें आप, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n, स्टेप वाइज प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कि कैसे करते हैं आप। ठीक है, तो x प्लस वाई की पावर n अगर दिया गया है तो आप x की पावर n को कॉमन ले लो, सो दैट कि यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर n बन गया। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है, पहले प्लेस पे 1 बनाने में। ठीक है, तो आपने ये बना लिया 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर में n। ठीक, x की पावर n कॉमन, 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर में n, ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो वही ग्रेटेस्ट टर्म आपको, ये तो कांस्टेंट है ना, ग्रेटेस्ट टर्म आपको कौन देगा, यही देगा, यहीं से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू निकल करके आएगी, वही ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर n में आप y बाई एक्स को रेफर करते हो x से। ठीक है, ठीक है, जो फॉर्मूला आगे अपन यूज करते हैं वहां पे हम इस y बाई एक्स को x बोलते हैं। ध्यान रहे, हम x को नहीं बोलते, हम y बाई एक्स को x बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेट क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ये कैलकुलेट करते हैं, n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये वैल्यू अगर आपकी जितनी भी के भी बराबर आती है, ठीक है, p अपने को देखना पड़ता है कि क्या वो इंटीजर आ रही है या फिर ऐसा कुछ आ रहा है जो इंटीजर नहीं है। तो दो केसेस यहाँ से बनते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको बोलना है x, and then you have to calculate p which is n plus 1 into mod x upon 1 plus mod x। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन इसका बनेगा, p is equal to n plus 1 into mod x upon 1 plus mod x के बराबर होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर इंटीजर आ गई, ठीक है, तो दो केसेस लिए, इफ p बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर p बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया तो फिर आपके दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्रिएट होंगे, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्रिएट होंगे, TP और TP प्लस 1, ये दोनों आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। और दूसरा केस, अगर p आपका इंटीजर नहीं है तो फिर ऐसे केस में आपके पास इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 यही आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। दिस विल बी योर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, t इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस 1 की। ठीक है, अब जब सवाल उठता है कि अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का हमने इतनी आसानी से लिख लिया तो न्यूमेरिकली लीस्ट का भी लिखना चाहिए, तो कुछ इस तरीके की एक ट्री अगर आप याद रख लो तो बहुत आसानी समझ सकते हो। तो इट इज समथिंग लाइक कि T1 से आप स्टार्ट करोगे, फिर T2 उससे ऊपर होगा, फिर T3 उससे भी ऊपर होगा, मतलब वैल्यूज ऐसे बढ़ती रहेंगी और बढ़ते बढ़ते जाकर के TP, ठीक है, पहले केस की बात कर रहे हैं हम, पहले केस में TP और TP प्लस 1 ये दोनों बराबर आएंगे और फिर वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, TP प्लस 2 उससे कम TP प्लस 3 और लास्ट में घटते घटते आपका TN चला आएगा, सॉरी TN प्लस 1 चला आएगा। ठीक है, ओके, तो न्यूमेरिकली लिस्ट बताओ कौन हो सकता है, न्यूमेरिकली लिस्ट के चांसेस किसके पास हैं भाई, यही तो हम ट्री बना रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आती है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, या तो T1 होगा या तो TN प्लस 1 होगा। तो न्यूमेरिकली लिस्ट कहाँ पे आएगा, T1 पे या फिर TN प्लस 1 पे। सेम तरीके से यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर P बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है, तो सॉरी डजंट बिलोंग टू इंटीजर है, तो आपके पास मतलब यहाँ पे जैसे अभी तक तो क्या था कि दो दो वैल्यूज आपने पीक पे बिठा दी थी, अभी आप दो दो वैल्यूज नहीं बिठा सकते। अभी आपके पास क्या होगा कि आप T1 उससे ऊपर होगा, T2 उससे ऊपर होगा, T3 और ऐसे करते करते T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 तक जाओगे, यही अकेली सिंगल लार्जेस्ट वैल्यू होगी। इससे आगे की टर्म्स कैसी होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, और छोटे होते होते TN प्लस 1 तक चली जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू तो एक ही आई, T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1, बट सबसे छोटी वैल्यू T1 और TN प्लस 1 में से कोई सी भी हो सकती है। तो न्यूमेरिकली लीस्ट का मतलब है फर्स्ट या लास्ट टर्म में से दोनों ही केसेस में हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी कहा जाता है कि आप यहाँ वाले इस टर्म की वैल्यू निकालो प्रोवाइडेड कि 7th टर्म आपका ग्रेटेस्ट है। तो जब ये कहा जाए कि सॉरी ओनली 7th टर्म आपका ग्रेटेस्ट है, तो अगर ओनली 7th कहा जाए तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक ही टर्म है जो ग्रेटेस्ट है। मतलब इस तरीके का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो दो टर्म्स आपके लार्जेस्ट आ रहे हैं। आपके पास अगर एक ही टर्म ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब है कि आपको यहां से जाना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि P आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 इज इक्वल टू 7, सो P शुड लाई समथिंग इन बिटवीन 6 to 7। ठीक है,
अगर 2 लार्जेस्ट टर्म है तो फिर हम यहां से जा सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई आपके लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की। अब अपन बात करते हैं यहीं से अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के बीच में। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लीस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या फिर अलजेब्रिकली लीस्ट का मतलब क्या है। तो जब न्यूमेरिकली बात करते थे तो हमारा जो मॉड होता था, ठीक है, या फिर अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अलजेब्रिकली पे जाते हैं। ये जो सारी कहानी मैंने बताई उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक बार देख लेते हैं, ये x वगैरह क्या है वो देख लेते हैं और फिर अपन अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ 1 लाना होगा। तो 3 को बाहर निकाला, 1 + 2x/3, ठीक है, की पावर में 25 दोनों जगह लगा दिया, है ना। अब आपको x नहीं करना है कि x को आप -½ रखते हैं। आपको कौन सा बताया था कि x किसको रखना है, 1 के साथ वाली पूरी टर्म को। तो आपका जो x है, आपके काम का जो x है वो क्या है, वो है आपका 2x/3 कैलकुलेटेड एट x = -½ ठीक है। आपका x ये नहीं है, आपका x है 2x/3 और 2x/3 जहां x की वैल्यू कितनी है, -½ के बराबर। तो दिस इज योर -1/3। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले p कैलकुलेट करना है, n+1 × mod x / 1 + mod x। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये वैल्यू हो गई 26 × 1/3 तो 26/3 है ना, और यहाँ पे आ गया आपका 4/3, यही हो गया। तो यहाँ से वैल्यू देखिए आपको 6.5 मिल रही है, मतलब p आपका इंटीजर नहीं है। जब p इंटीजर नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट टर्म होगी आपके पास। ठीक है, तो सिंगल लार्जेस्ट टर्म आपकी कौन सी होगी, t इंटीजर पार्ट ऑफ p+1, मतलब t7 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकली लीस्ट के लिए देखें तो या तो फर्स्ट हो सकता है या तो लास्ट हो सकता है। तो ऐसे हम छोड़ तो नहीं देंगे, हमें देखना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो t1 में देखो, t1 कितना आएगा आपके पास, t1 आएगा आपका 25, यहीं से इसी का निकाल लो। t1 कितना आएगा 25 c0 3 की पावर में 25 2x मतलब -1 की पावर में 0, और t25 कितना आएगा, या t26 सॉरी लास्ट टर्म जो है आपके पास 26 है, वो कितना आएगा 25 c 25 3 की पावर में 0 -1 की पावर में 25। ठीक है, तो देखो किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, तो अपन देख सकते हैं सबसे कम मैग्नीट्यूड आपके पास यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकली लीस्ट कौन सा हुआ, 26 हुआ, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, t7 हुआ। ठीक है, अब यही सारी ट्री यूज करके और थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपन बात करेंगे अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या लीस्ट की। तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट अपन डिस्कस करते हैं, चूंकि इसका रेफरेंस लेना होगा इसीलिए मैंने इसको मेंटेन रखा है। अब देखो, जैसे मान लो अगर तुम्हें कहा जाए कि 3 + 2x की पावर में 25 वेयर x = ½ ध्यान दें, यहाँ +½ लिख रहा हूँ। ठीक है, इनमें कहा जाए कि ग्रेटेस्ट अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट क्या होगा, अलजेब्रिकली लीस्ट क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हर एक टर्म आपका पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा ना भाई। x भी पॉजिटिव है, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म में x की वैल्यू रखोगे, और हर एक टर्म में x की वैल्यू रखने के बाद जो आपके पास मतलब 26 टर्म्स बनेंगे, वो सभी टर्म्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा वही अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा, और जो न्यूमेरिकली लीस्ट होगा वही अलजेब्रिकली भी लीस्ट होगा। भाई अलजेब्रिकली हम क्या देखने वाले हैं कि भाई निगेटिव पॉजिटिव इसका भी ख्याल रखेंगे। तो जब हर एक टर्म पॉजिटिव ही है, तो जो उनमें सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला मैग्नीट्यूड जिसका है, उसी को बोल देंगे हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट या फिर अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, बात सेम रहेगी। और सिमिलरली न्यूमेरिकली लीस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मतलब इस केस में बिल्कुल सेम है, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट था वही अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट है, या जो न्यूमेरिकली लीस्ट था वही अलजेब्रिकली लीस्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन में हर एक टर्म जो है आपके पास वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर यहीं पे आपके पास, मैं पिछले वाले केस की बात करूं 3 + 2x की पावर 25 जहां x आपका -½ था। ठीक है, तो अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई, क्योंकि कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म निगेटिव है, कुछ टर्म पॉजिटिव है और कुछ टर्म निगेटिव है। ठीक है, इतनी बात। आपने निकाला कौन सा था, t7 आपका ग्रेटेस्ट टर्म आया था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें अगर, तो मैग्नीट्यूड किसका सबसे ज्यादा है, t7 का। तो देख लो कि तुम्हारा जिस टर्म का तुम बता रहे हो कि मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, वो कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस टर्म का जो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ रहा है, निकालना पड़ेगा।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वाली जो सारी चीजें हमने अभी करी हैं P वगैरह निकाल करके, वो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने वो निकाल लिया, वो कितना आ रहा था P आपका 6.5। तो आपको पता चला कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो 7th टर्म आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो देखिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ये है, और इसका चेक कर लो भाई, अगर न्यूमेरिकली ये ग्रेटेस्ट है और ये पॉजिटिव भी हो जाए तो भाई इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था, पॉजिटिव ये और हो गया, तो ये अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वहीं पे अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था और ये निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिकली लीस्ट हो जाएगा। यही थोड़ा सा यहाँ पे इस केस के लिए आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वाली चीज है उसको आप पहले देखो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वाला टर्म निकाल के देखो, जैसे यहाँ T7 निकाल करके देखो कि वो क्या पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो T7 जब आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 25C7 3 की पावर में 18 2x की पावर में 7, मतलब कैसा आएगा, निगेटिव आएगा ना, x की जगह -12 रखोगे। तो ये क्वांटिटी कैसे आई आपकी, निगेटिव आई। तो क्या हो गया कि आपका एक तो 7th वाले का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था और ऊपर से वो निगेटिव हो गया। तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा विद नेगेटिव साइन तो कैसा हो गया ये, इसका मतलब ये अलजेब्रिकली लीस्ट हो गया, सबसे छोटी वैल्यू हो गई इसकी। तो T7 जो है आपके पास कैसा हो जाएगा, अलजेब्रिकली लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट था बट दिस वन इज अलजेब्रिकली लीस्ट बिकॉज दिस मैग्नीट्यूड वाज दैट मच हाई एंड इट वाज हैविंग नेगेटिव साइन। ठीक, अब बात करते हैं अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट की, है ना। तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट के लिए क्या आएगा, तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट के लिए देखो, सोचो ये चीज कि भाई T7 अगर आपका नेगेटिव आया है तो T6 कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। T8 कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो जो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे उन्हीं में से तो कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, सॉरी अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा। भाई सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली चीज तो निगेटिव हो गई, वो तो सीन से ही बाहर है। तो उसके बाद का मैग्नीट्यूड T7 के बाद से जस्ट छोटा मैग्नीट्यूड किसका होता है, T6 का और T8 का। ठीक है, T6 और T8 का मैग्नीट्यूड जो है उनमें से मतलब वही हो सकते हैं, T7 से जस्ट नीचे ट्री में T6 और T8। तो हम देखें कि T6 और अगर T7 निगेटिव था तो इसका मतलब T6 और T8 कैसे थे, पॉजिटिव थे। तो अगर आप T6 और T8 को कैलकुलेट कर लो, मतलब T6 बाई T8 इनफैक्ट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो T6 बाई T8 से कितना आएगा, देखिए 25C6 3 की पावर 19 2x की पावर में 6 अपॉन 25C8 3 की पावर में 17 2x की पावर में 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, क्या देखना है आपको कि ये क्वांटिटी आपकी 1 से छोटी है या बड़ी, बस इतना। तो अगर आपने यहाँ से पता चलता है, मान लीजिए मुझे इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है, कौन सा छोटा आएगा कौन सा बड़ा आएगा, मान लीजिए ऐसा आ गया। ठीक है, कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो T6 बाई T8 आपका लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि T6 आपका छोटा है, T8 बड़ा है, दोनों पॉजिटिव तो थे ही। तो T8 का एक तरीके से जो मैग्नीट्यूड आया है ना, या फिर T8 इनफैक्ट खुद ही ज्यादा बड़ा आ गया इन कंपैरिजन टू T6, तभी तो ये लेस देन 1 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका T8 जो है वो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ओके, अलजेब्रिकली लीस्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था और वो निगेटिव हो गया। तो अगर निगेटिव हो गया तो अलजेब्रिकली लीस्ट हो गया। और वहीं पे उससे जस्ट नीचे वाले जो मैग्नीट्यूड्स थे वो किसके थे, T6 और T8 के थे। वो कैसे रहे होंगे भाई, ये अगर निगेटिव है तो इसके अगल बगल वाली टर्म्स कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो T6 बाई T8 हमने निकाल लिया और देखा कि T8 आपका बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि आपके पास आपका T8 ही जो है अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा। वहीं पे अब अगर अपन दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि भाई तुम ये कैलकुलेट करते, मतलब T7 वो पॉजिटिव आ जाता, T7 यहाँ नेगेटिव जो आ रहा है हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो हाईएस्ट था ही, साइन भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो गया। फिर अलजेब्रिकली लीस्ट कौन होता, तो उसके अगल बगल वाले जो हैं उनका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा था। और जैसे निगेटिव के यहाँ पे बोला मैंने कि T7 अगर आपका निगेटिव है तो इसके उधर उधर जो 6 और 8 हैं वो कैसे रहे होंगे, आपके पॉजिटिव रहे होंगे। तो वैसे ही अगर T7 आपका पॉजिटिव है तो उसके इधर उधर वाले T6 और T8 कैसे रहे होंगे, निगेटिव रहे होंगे। अब निगेटिव वाले में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा छोटा होगा,
ठीक है। तो वहां पे भी आप क्या करिए, मॉड ऑफ T6 और मॉड ऑफ T8 को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो ज्यादा नेगेटिव है, मतलब कि वो ज्यादा छोटा है, और वही अलजेब्रिकली लीस्ट हो जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो बस ये वाला एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी ये P वगैरह की कैलकुलेशन, इस तरीके की ट्री को फॉलो करना, ये आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि आपको ना ये जैसे x की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, वो x की वैल्यू नहीं दी जाती। तो जब x की वैल्यू नहीं दी जाए तो आपको समझना चाहिए कि फिर x की टर्म्स को तो कोफिशिएंट में आप कंसीडर करोगे नहीं, ठीक है। तो आपको जब नहीं दिया जाए तो ऐसे समझना है कि x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 1 के थ्रू उसको सॉल्व करना है। जैसे मतलब मैं कहूँ कि भाई 243 x की पावर 5, 348 x की पावर 4, ऐसी चीजें अगर लिखी हुई हैं तो ऑब्वियसली उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखा जा रहा है, x का वहां पे कोई खास रोल नहीं है। सो वी कैन रिप्लेस इट बाई 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट वाली चीजें हैं ये आपको समझ में आई हो, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया हो। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की जहां तक बात है वो अपन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार को, वैसे तो आपको अभी कह रहे थे मुझे प्रॉपर्टीज भी बतानी चाहिए, बट प्रॉपर्टीज अपन बाद में देखेंगे। कुछ छोटी और चीजें जो आसान सी होती हैं उनका देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट अपन यूज इसीलिए करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम, और इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आसान सी चीज है, ठीक है, भले ही 2 से ज्यादा टर्म्स हैं बट कोई इसमें घबराने की बात रहती नहीं है। आपके पास अगर मान लीजिए x + y + z की पावर n है, ठीक है, तो आप इसके अगर टर्म्स की बात अगर करो तो कैसे देख सकते हो कि जैसे आप x + y की पावर n देखते थे तो आपके पास x और y की जो पावर्स होती थी उनका सम हमेशा कितना होता था, n के बराबर होता था। वैसे यहाँ पे भी जो आपके पास कहा जाए कि इसके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r मान लो निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि p + q + r शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। क्या होना चाहिए, p + q + r शुड बी इक्वल टू n। तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा, तब कोफिशिएंट हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन ना। अब जैसे इसके अलावा थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लग जाए कोई एक कांस्टेंट k1, यहाँ पे k2 लग जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, k2 लग जाए, यहाँ पे मान लीजिए आपका k3 z लग जाए, तो ये हो सकता है। तो उन कांस्टेंट से कोई दिक्कत की बात है नहीं। n फैक्टोरियल आप लिख दो अपॉन ये जो है p q r, इनको नीचे लिख दिया, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। k1 भाई x की पावर p करोगे तो k1 की पावर भी p करना पड़ेगा, तो k1 की पावर में p, k2y है तो वहां पे आपको k2 की पावर में q लिखना पड़ेगा, और k3 है इसका मतलब k3 की पावर में r भी जाएगा। ये सब कब लिख सकते हैं, if p + q + r is equal to n, if p + q + r is equal to n। अगर ये आपका n के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और इसका फिर मतलब क्या हो गया कि दिस कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये सब लिखना कब है, जबकि आपके पास p + q + r आपका कितना हो जाए, n के बराबर हो जाए, ऐसे केस में आप लिखोगे केवल, ठीक है। और दूसरी चीज एक और आती है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होते हैं आपके पास n + r - 1 cr - 1 के बराबर, ठीक। कितने टर्म्स होते हैं, n + r - 1 cr - 1। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब आप x1 + x2 + x3 अप टू xr, ठीक है, रेज़ टू पावर n, अगर इसके एक्सपेंशन करते हो तो इसके एक्सपेंशन में टोटल इतनी टर्म्स आपके पास n + r - 1 cr - 1 क्रिएट होंगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए जिसमें कि x1 × x2 मल्टीप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे डिसिमिलर बने टर्म्स। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक जगह x लिख दिया, एक जगह x² लिख दिया, अगली जगह x की पावर 5 लिख दिया और उसके बाद y लिखा हुआ है। तो ऐसा होगा ना कि x और x² इनको फर्दर क्लब किया जा सकता है, x² x की पावर 5 को क्लब किया जा सकता है, इनमें क्लबिंग पॉसिबल है। तो जो क्लबिंग पॉसिबल रहेगी तब हम ये आंसर नहीं लिखेंगे। ये आंसर किसका है, डिसिमिलर टर्म्स का। सारी टर्म्स ऐसी हो जबकि ये सारे x1 x2 xr कैसे हो कि सभी आपस में अलग अलग हैं, बिल्कुल ही जैसे यहाँ पे आपका x है y है, दोनों फर्दर आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते। तो जब ये इस तरीके की टर्म्स हैं तब आप उसका आंसर लिख सकते हो कि इट विल बी n + r - 1 cr - 1, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 + 3x + 6x² रेज़ टू पावर 20 में आपको निकालना है कुछ जैसे x की पावर 5 का कोफिशिएंट मान लीजिए या x की पावर 6 का कोफिशिएंट मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए क्या क्या तरीके हैं। देखो क्या सोचोगे तुम, इसकी पावर में कुछ लगाओगे, इसकी पावर में कुछ लगाओगे, इसकी पावर में कुछ लगाओगे, ठीक है। और उन सारी पावर्स जो कुछ कुछ लगा रहे हो उनका सम कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, और वहां से x की पावर 6 भी जनरेट हो जानी चाहिए। तो देखो कैसे कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करो, इसकी पावर में 3 लगा दिया तो x की पावर 6 अपने आप बन गया। तो अब तो x नहीं चाहिए, अगर x नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 लगा दें। लेकिन भाई सम को तो 20 होना पड़ेगा, इन दोनों का सम 3 है, टोटल 20 ले आने के लिए इसको 17 लगाना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो हमने कहा कि मान लो यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ तो x की पावर 4 तो बन गया, लेकिन हमें 2 और चाहिए, x² और चाहिए होगा ना, तो वो कौन देगा? यही दे सकता है, तो इसकी पावर भी 2 लगानी पड़ेगी। अब इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 मिलके x की पावर 6 हो गए, तो 2 2 4 और बाकी कितने बचे? 60, है ना। इसी तरीके से आप इसको ले लो 1, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, तो x² x की पावर 4 मिलके x की पावर 6 हो गए, और बाकी कितना बचा आपका? 15, ठीक है। और क्या हो सकता है? इसको आपने 0 डाल दिया तो आपने यहां से 6 उठाया और इधर से कितना उठाया? 14। ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट होगा क्या, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट कैसे लिख सकते हो? एक ये तरीका हो सकता है जो कि x की पावर 6 देगा। कितना होगा कोफिशिएंट? तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख लिया, n फैक्टोरियल अपॉन PQR लिख लिया आपने। जब आप 17 लगाओगे तो 2 की पावर 17 होगा, 3 की पावर में 0 आएगा और 6 की पावर में 3 आएगा। फिर इसी तरीके से इसकी बात करें तो 20 फैक्टोरियल के साथ नीचे क्या आएगा? 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 की पावर में 16 आएगा, 3 की पावर में 2 आएगा और 6 की पावर में 2 आएगा, है ना। सेम तरीके से आप यहां पे देखें तो 20 फैक्टोरियल अपॉन आपके पास आएगा 15 4 1, है ना। अब 2 की पावर में 15 आना पड़ेगा, 3 की पावर में 4 आना पड़ेगा और 6 की पावर में आपको 1 रखना पड़ेगा, तो 6 की पावर में 1। फिर एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन इसका कितना? 20 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर में 14 3 की पावर में 6, ठीक है। ये एक और कॉम्बिनेशन हो गया। 6 की पावर में 0 है मतलब 1 ही है। तो ये सारे वेज हो सकते हैं जो कि x की पावर 6 देंगे। तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हुआ? इन सब का एडिशन, दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हो मल्टीनोमियल थ्योरम से, ठीक है। आसान से सवाल ही रहते हैं इसके भी, तो इसीलिए मैंने पहले कवर कर लिया है इसको रेदर देन गोइंग इनटू सम ऑफ सीरीज। एक और चीज देखते हैं अपन, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं, जस्ट फॉर्मूला ये निगेटिव या फिर फ्रैक्शनल इंडेक्स वाला। n आपका अगर निगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे करते हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो mod x है वो लेस देन 1 रहेगा, तभी ये एक्सपेंशन आप करेंगे। इस एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। और ऑल्दो आपको लगे कि भाई n अगर निगेटिव है तो कुछ भी बन सकता है, n मतलब जो x की पावर्स होंगी वो निगेटिव होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी पावर्स आपकी कैसी होती हैं, इस तरीके का एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल, है ना, x² + n n - 1 n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल × x³, ठीक है। और इस तरीके की आपके पास टर्म्स आती जाती हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और x जो भी बन रहा है सभी कैसे हैं? पॉजिटिव पावर्स रख रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर जनरल टर्म कहा जाए तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा n n - 1 n - 2 अप टू, देखो क्यूब है तो 2 तक आया, 2 है तो 1 तक आया है ना। तो इसका मतलब अगर आप जनरल टर्म लिखने जाओगे तो tr+1 में आपके पास क्या होगा? x की पावर r होगा कि नहीं भाई। थर्ड टर्म में x², फोर्थ टर्म में x³, तो r+1 टर्म में क्या होगा? x की पावर r होगा। और उससे एक कम पे रुक जाएंगे, 3 है तो 2 पे रुक गए थे, 2 था तो 1 पे रुक गए थे, तो r से एक कम पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो मतलब n - r+1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास ऑब्वियसली कितने टर्म्स रहेंगे? तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो r है तो r फैक्टोरियल, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। तो कोफिशिएंट निकालना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो r की वैल्यू रख करके।
तो एक और पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो क्या होता है, i प्लस एफ से रिलेटेड, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 7 प्लस रूट 48 रेज टू पावर कुछ 30 मान लीजिए, है ना। इसके लिए कहा जाएगा कि इसका इंटीजर पार्ट कैसा होगा, ऑड होगा, इवन होगा, इसको लेकर के एनालिसिस रहती है और उस एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस अलग अलग फ्रेम किए जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैसा सवाल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये i प्लस एफ अगर है तो हम क्या करते हैं, इसका एक काउंटर पार्ट एफ डैश खोजते हैं, ठीक है। क्या होता है वो, उसको बोलेंगे हम इसका जस्ट कॉन्जुगेट टाइप का कह लीजिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका जो ये टर्म लिख रहे हो आप वो पॉजिटिव हो, जो बेस लिख रहे हो आप वो कैसा हो, पॉजिटिव हो सबसे पहले तो अगर रूट मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा रहा है रूट 48 प्लस 7, तो ऐसा ना कर देना कि यहाँ रूट 48 माइनस 7 ले लिया, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। 7 प्लस रूट 48 है तो 7 माइनस रूट 48 लिया, सो दैट कि यहाँ पे आपका जो बेस मेंटेन्ड है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब आपने इसको लिख दिया। अब जब आप इनका सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे, डिपेंड करता है, डिपेंड इस पे करता है कि किससे आपके इर्रेशनल टर्म्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो i प्लस एफ डैश जब आप करोगे तो आपके इर्रेशनल टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होकर के वो 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर 2 लैम्डा टाइप के बन जाएंगे। एफ डैश में अगर आप देखें तो एफ डैश का जो बेस लिया है आपने वो कैसा है, वो 0 से 1 के बीच है, इसलिए आपके पास ये जो पूरी क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच है, इसका कोई भी इंटीजर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एफ डैश का कोई i है नहीं, उसका i एक तरीके से 0 है। तो आपने इसका सम किया, i प्लस एफ डैश आपका 2 लैम्डा टाइप का आ गया। अब आप f प्लस एफ डैश के बारे में सोचते हो, तो f प्लस एफ डैश आपका कैसा होगा, तो हमने कहा कि भाई f की बात करें, f आपका 0 से 1 के बीच होता है, f डैश आपका भी 0 से 1 के बीच होता है। भाई देख रहे हो कि f आपका पक्का है, श्योर है कि 0 नहीं होगा, क्योंकि दिस वैल्यू विल नॉट बी ए इंटीजर, ठीक है, दिस विल नॉट बी एन इंटीजर, तो इसलिए आपका पक्का कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो f आपका 0 नहीं है, f डैश भी आपका 0 नहीं है। फिर आपने क्या किया, इनका सम कर दिया, तो f प्लस एफ डैश की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 2, और सबसे छोटी 0। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटीजर और प्लस समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर, तो इसका मतलब ये जो समथिंग है उस समथिंग को भी इंटीजर होना पड़ेगा ना, और f प्लस एफ डैश फिर कौन सा इंटीजर ले सकता है, 1, तो इसका मतलब आ गया कि i इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, तो i आपका कैसा है, ऑड है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो इसका इंटीजर पार्ट आएगा वो कैसा होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, काउंटर पार्ट आपको लेना है कॉन्जुगेट, लेकिन वो कॉन्जुगेट का बेस कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिफरेंस लें i प्लस एफ माइनस एफ डैश, ठीक है, तब आपका इंटीजर बने, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि f माइनस एफ डैश देखना पड़ेगा। तो अगर आप f माइनस एफ डैश देखते हो तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जब f आपका 1 के करीब हो और f डैश आपका सबसे छोटा 0 के करीब हो, तो f माइनस एफ डैश 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो अब इसके बीच में f माइनस, भाई i इंटीजर है, 2 लैम्डा इंटीजर है, तो इस समथिंग को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, f माइनस एफ डैश के लिए 0, ठीक है। तो ऐसे केस में ये अगर 0 हो गया तो i की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 लैम्डा के बराबर। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में जो इंटीजर पार्ट होगा वो कैसा होगा, इवन होगा, और यहाँ पे इंटीजर पार्ट कैसा होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो खैर ये हमने कुछ और भी क्वेश्चंस अलग से देख लिए मल्टीनोमियल और इसके बारे में। कल के लेक्चर में जो हम बात करेंगे सीरीज का जो मेनली समेशन होता है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा जो आपसे लास्ट डिजिट्स या फिर रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।